Being English classes, your master key towards perfection. हेलो एंड वेलकम टू बिग इंग्लिश क्लासेस। आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है फ्रेडरिक डोगलास का, और आज हम लोग फ्रेडरिक डोगलास के आखिरी पड़ाव पर है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं जो पिछला जो नॉलेज है उसे आगे वाले पार्ट के साथ में लिंक करना चाहता हूँ। तो पहले जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, जो लास्ट एंडिंग था पार्ट 2 का, उसके बारे में मैं आप लोग को थोड़ी बहुत और नॉलेज देना चाहता हूँ। जहाँ पर मैंने एक पॉइंट मिस किया था, मैंने आप लोग को बताने के लिए वीडियो खत्म होने के बाद, जब वीडियो तैयार हुआ, जब वो अपलोड हुआ, तब मुझे ये बात ध्यान में आई कि मुझे एक पॉइंट और बोलना था जो मैं भूल चुका हूँ, जो मैं अभी आप लोग को समझाऊंगा। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो मिस्ट्रेस होती है, यानी कि जो वाइट मैन की जो बीवी होती है, वो अक्सर जो मुलेटो चिल्ड्रंस होते हैं, मुलेटो का मतलब होता है जिनके जो माँ बाप दोनों में से एक अफ्रीकन हो और दूसरा जो हो वो वाइट हो। तो ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं इस तरह के माँ बाप से, तो उन्हें मुलेटो कहा जाता है। जो मिस्ट्रेस होती है वो अपने ही बच्चे को प्यार करती है, और जो मुलेटो चाइल्ड होता है उसे प्यार नहीं करती, क्योंकि वो ऐसा समझती है कि ये इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो नाजायज होते हैं, और ये सिर्फ एक गुलाम बनने के काबिल होते हैं, बस और कुछ नहीं। जहाँ जो बाप होता है, यानी जो मास्टर होता है, जो मालिक होता है ऐसे बच्चों का, ऐसे गुलाम का, उसे अच्छी तरह से पता होता है कि ये जो बच्चा है, फलाना जो बच्चा है, ये जो मुलेटो बच्चा है, ये मेरा ही बच्चा है। और ऑब्वियसली एक मालिक में भी एक बाप का दिल होता है जो अक्सर अपने बच्चों की तरफ माइल होता है, यानी अपने बच्चों की तरफ फेवर करता है। तो जब ये जो मिस्ट्रेस होती है, जब ये देखती है कि अपना जो हस्बैंड है वो मुलेटो बच्चों की तरफ ज़्यादा झुकाव है या ज़्यादा प्यार करने लगता है, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो चाहती है कि मेरा जो व्हाइट बच्चा है, जो लीगल बच्चा है, ठीक है, उसे ही मेरा हस्बैंड प्यार करे और बाप का प्यार और दुलार दे। तो वो क्या करती है, जो मिस्ट्रेस होती है वो क्या करती है, वो मुलेटो जो जो गुलाम होता है ना, गुलाम बच्चा, ये देखती है कि गुलाम बच्चे को कैसे पनिशमेंट दी जाए और किस तरह से बाप के नज़रों के सामने उसे गिराया जाए, ताकि जो उसका बाप है, यानी जो उसका मालिक है, वो उसे पनिशमेंट दे सके। मुलेटो चाइल्ड भले ही कितने ही अच्छा काम करे, लेकिन मालकिन जो होती है वो कभी खुश नहीं होती, और वो एक ही बात पर खुश होती है, जब उस मुलेटो चाइल्ड को पनिशमेंट मिल रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट की 2-3 लाइन्स है वो मुझे एक्स्ट्रा, यानी मुझे अच्छी तरह से समझाना था। जो पॉइंट मैं मिस कर चुका था वो मैं आपको समझाता हूँ। द मास्टर इज फ्रिक्वेंटली कंपेल्ड, यहाँ पर कंपेल्ड का मतलब होता है फोर्स, यानी फोर्स, कौन कौन उसे फोर्स कर रहा है, उसकी जो बीवी है वो उसे फोर्स कर रही है, टू सेल दिस क्लास ऑफ हिज स्लेव आउट ऑफ अ डिफरेंस टू द फीलिंग ऑफ हिज वाइट वाइफ। आउट ऑफ द डिफरेंस, यानी यहाँ पर डिफरेंस का मतलब होता है प्यार या रिस्पेक्ट। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो व्हाइट मैन है वो हमेशा अपनी बीवियों से डरा करते हैं। वो नहीं चाहते कि उसकी बीवी नाराज हो किसी तरीके से। तो अपनी बीवी को खुश करने के लिए जो व्हाइट मैन है, जो मालिक है, वो जो बाप है, वो अपने इस मुलेटो बच्चे को किसी और के हाथों बेच देता है। एंड क्रूएल हैज द डीड में स्ट्राइक एनीवन टू बी, यानी कि इसका मतलब होता है कि ऐसा दिन किसी बाप के सामने नहीं आना चाहिए। क्रूएल हैज द डीड में स्ट्राइक एनीवन टू बी फॉर अ मैन टू सेल हिज ओन चिल्ड्रन टू ह्यूमन फ्लैश मॉन्गर। ह्यूमन फ्लैश मॉन्गर कोई और मालिक हो या कोई और वाइट मालिक हो, ठीक है, उसे यहाँ पर ह्यूमन फ्लैश मॉन्गर हो गया। ह्यूमन फ्लैश मॉन्गर का यहाँ पर दूसरा मतलब होता है जो मांस का जो बेचना या काटना, जो जिसे हम लोग कसाई कहते हैं, कसाब कहते हैं या कसाई कहते हैं, वो क्या करता है, वो जानवर का मांस बेचता है। तो देखा गया है कि यहाँ पर ह्यूमन फ्लैश मॉन्गर मालिक को, यानी जो व्हाइट मैन है, उसे यहाँ पर कसाई का दर्जा दिया गया है। जो फ्रेडरिक डोगलास है वो कहता है कि इस तरह का दिन या इस तरह की सिचुएशन कभी भी किसी बाप के सामने नहीं आना चाहिए कि उसे अपना बेटा ही बेच देना पड़े किसी और के हाथों। इट इज ऑफन द डिक्टेड ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर हिम टू डू सो। इसका मतलब होता है कि जो इंसानियत है, इंसानियत को ताक पर रखकर लोग ऐसा काम करते हैं, यानी लोगों में इंसानियत बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। फॉर अनलेस ही डज दिस ही मस्ट नॉट ओनली विप देम हिम himself but must stand by and see one white son tie up his brother। तो जब तक ये जो फादर है, ये जो बाप है, अपने इस मुलेटो बच्चे को बेच नहीं देता, तब तक उसे खड़े रहकर ये देखना होगा कि उसका जो मुलेटो बच्चा है उसे बांधा जा रहा है, और कौन उसे बांध रहा है, उसका खुद का अपना एक भाई, यानी जो व्हाइट ब्रदर। ठीक है, व्हाइट ब्रदर कौन है यहाँ पर, जो व्हाइट
वाइफ और वाइट फादर से जो बच्चा पैदा होता है यानी लीगल बच्चा, उसे वाइट ब्रदर कहा जाता है यहाँ पर। तो जो वाइट ब्रदर है वो अपने इस मुलेटो ब्रदर को बांध रहा है। ये सारी चीजें उसे देखनी है खड़े रहकर। किसे देखनी है? बाप को। ऑफ बट फ्यू शेड्स डार्कर कॉम्प्लेक्शन देन हिमसेल्फ। यहाँ पर फ्यू शेड्स डार्कर कॉम्प्लेक्शन कौन है? मुलेटो चाइल्ड। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो बच्चा है ये पूरी तरह से एक काले माँ बाप या एक गोरे माँ बाप से नहीं पैदा होता। ये एक मिक्सचर होता है एक काले और गोरे माँ बाप का। इसीलिए आप लोग देखोगे कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, ये पूरी तरह से काले भी नहीं होते और पूरी तरह से गोरे भी नहीं होते। ये इन दोनों का मिक्सचर होता है। जैसे कि अब हम लोग इंडियंस देख सकते हो। इंडियंस लोगों की ज्यादातर जो स्किन होती है वो पूरी तरह से काली भी नहीं होती अफ्रीकन लोगों की तरह, या पूरी तरह से गोरी भी नहीं होती। ऑफ बट फ्यू शेड्स डार्कर कॉम्प्लेक्शन देन हिमसेल्फ। तो फ्यू शेड्स डार्कर यहाँ पर कौन है? फ्यू शेड्स यानी सिर्फ कम कम काला, अपने इस गोरे भाई से कम काला। एंड प्लाई द ग्लोरी लैश टू हिज नेकेड बैक। नेकेड का मतलब होता है नंगी, नेकेड बैक का मतलब होता है नंगी पीठ। ठीक है, ऐसी ऐसी पीठ जिसे कपड़ों से ढका ना गया हो। एंड इफ ही लिप्स वन वर्ड ऑफ डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल का मतलब होता है मत मारो मुझे, ऐसा मत करो, इसे कहते हैं डिसअप्रूवल। ठीक है, जैसे इट इज सेट डाउन टू हिज पेरेंटल पार्शलिटी। एंड इट इज सेट डाउन टू हिज पेरेंटल पार्शलिटी का मतलब होता है कि एंड ओनली मेक्स अ मैटर वर्स बोथ फॉर हिमसेल्फ एंड द स्लेव हुम ही वुड प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। यहाँ पर बाप के बारे में बताया गया है कि अगर ये बाप वहां पर खड़े रहकर ये सारा नजारा नहीं देखेगा, उसे देखना होगा। जब तक वो अपने इस बेटे को किसी और के हाथों नहीं बेचता, तब तक उसे अपने बेटे को इस तरह की तकलीफ उठाते हुए देखना होगा कि जहाँ उसके बेटे को एक खुद का अपना एक भाई बांध रहा हो और उसकी नंगी पीठ पर कोड़े बरसा रहा हो। ठीक है, ये सारी चीजें देखनी होगी। और जब अगर इफ ही लिप्स वन वर्ड ऑफ डिसअप्रूवल इन एंड इफ ही लिव्स का मतलब यहाँ पर ही कौन है? यहाँ पर ही जो है वो उसका बाप है। अगर उसके बाप ने जरा भी थोड़ी सी भी अगर कुछ लफ्ज कहा कि मत मारो मेरे बेटे को या उसे मत मारो, ठीक है, वो बच्चे को छोड़ दो या मत मारो, ऐसा मत करो, अगर उसने ऐसा किया तो क्या होगा? इसका मतलब होगा कि उसका जो बाप है पार्शलिटी कर रहा है, यानी भेदभाव कर रहा है अपने बच्चे में और उसके खुद के अपने खुद के बच्चे में और मुलेटो बच्चों के बीच में भेदभाव कर रहा है। और इससे क्या होगा? बाप को भी तकलीफ होगी और जो मुलेटो बच्चा है उसे भी तकलीफ होगी। क्या? कैसे? एंड ओनली मेक्स अ मैटर वर्स। तो हालात और बदतर से बदतर हो सकते हैं अगर उसका बाप ने जरा सा भी चूक की तो। बोथ फॉर हिमसेल्फ एंड द स्लेव हुम ही वुड प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। ठीक है, अगर वो अपने इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो मामला और गंभीर हो सकता है और डिफिकल्ट हो सकता है, बदतर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना कि यहाँ पर एक पिक्चर है और पिक्चर में साफ आप देख सकते हो कि एक औरत है और ये गुलाम औरत दिखाई दे रही है, यानी कि एक डार्क स्किन अफ्रीकन औरत दिखाई दे रही है जो रात में चल रही है। अब कैसे पता चला कि ये रात है? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना तो ऊपर एक चांद है, फुल मून है। तो यहाँ पर जनरली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कोई एक माँ हो सकती है जो अपने बेटे को लेकर जा रही है और जैसे कि जाहिर सी बात है कि ये जो माँ है वो एक गुलाम है। ठीक है, तो फेड्रिक डगलस की माँ तो नहीं हो सकती। हमारा अंदाजा था कि ये फेड्रिक डगलस की माँ हो सकती है, लेकिन ये फेड्रिक डगलस की माँ नहीं है क्योंकि पीछे बच्चा दिखाई दे रहा है। वो अपने बच्चे को मिलने के लिए जा रही है जो बच्चा ऑलरेडी वहां पर मौजूद है 12 मील, वहां से 12 मील दूरी पर। तो आगे के पैराग्राफ में हमें पता चलता है कि आई हैव हैड टू मास्टर्स। कौन कह रहा है? ये फेड्रिक डगलस कह रहा है कि मेरे 2 मालिक थे, उनमें से एक मालिक का नाम यानी पहले मालिक का नाम था एंथोनी। My first master's name was Anthony. I do not remember his first name. He was generally called Captain Anthony, a title which I presume का मतलब होता है अंदाजा लगाना। He acquired by sailing a craft, छोटी सी जो नाव होती है ना उसको क्राफ्ट कहते हैं। On the Chesapeake Bay, Chesapeake Bay एक जगह है समुद्र का एक छोटा सा हिस्सा, उसे कहते हैं बे, और उस जगह को वहां पर कहा जाता है चीसापेक बे, जहाँ पर ये जो एंथोनी है इसका जो मालिक है पहला मालिक वो वहां पर नाव चलाया करता था। तो अभी कहने की बात यह है कि फेड्रिक डगलस कहता है कि मेरे 2 मालिक थे और सबसे पहला मालिक जो था उसका नाम था एंथोनी और उसे कैप्टन एंथोनी कहा जाता था क्योंकि वो नाव चलाया करता था चीसापेक बे पर।
He was not considered a rich slaveholder. He owned 2 or 3 farms and about 30 slaves. वो ज़्यादा अमीर नहीं था, यानी कि वो जो मिस्टर एंथोनी यानी उसका जो मालिक था वो ज़्यादा अमीर मालिक नहीं था, क्योंकि उसके पास बहुत कम गुलाम थे। जिसके पास ज़्यादा गुलाम हुआ करते थे उसे ज़्यादा अमीर कहा जाता था। He owned 2 or 3 farms, यानी उसके पास जो खेत थे वो 2 या 3 थे और 30 के आसपास कुछ गुलाम थे। His farms and slaves were under the care of an overseer. यहाँ पर overseer का मतलब होता है सुपरवाइजर या देख-रेख करने वाला कोई, इस तरह से उसे ओवरसियर कहा जाता है। तो उसकी देख-रेख, उसके जो खेत थे और उसके जो गुलाम थे उस पर नज़र रखने के लिए और ध्यान देने के लिए एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया गया था एंथोनी के ज़रिए से, और उस सुपरवाइजर का नाम था प्लमर। The overseer's name was Plummer. मिस्टर प्लमर was a miserable drunkard. एक miserable का मतलब बुरी तरह से। तो जो मिस्टर प्लमर था वो काफ़ी ज़्यादा दारू पिया करता था और हद से ज़्यादा दारू पिया करता था। A profane swearer. प्रोफेन स्वेरर का मतलब होता है जो ज़्यादा गाली गलौज करता है उसे प्रोफेन स्वेरर कहा जाता है। एंड अ सैवेज मॉन्स्टर, और एक दरिंदा था वो एक तरह से। ही ऑलवेज वेंट आर्म्ड विथ अ काउ स्किन एंड अ हेवी cudgel. कहा जाता है कि ये जो मिस्टर प्लमर था वो हमेशा अपने साथ एक कोड़ा रखा करता था, यानी चाबुक, एक लंबा चौड़ा चाबुक रखा करता था और अपने साथ एक हेवी कजल यानी कि एक लंबी सी लकड़ी डंडा रखा करता था। ये किस काम में लाया जाता था? ये अक्सर जो गुलाम थे उन्हें पनिशमेंट देने के लिए काम में लाया जाता था। I have known him to cut and slash the woman's head so horribly that even master would be enraged at his cruelty and would threaten to whip him if he did not mind himself. फ्रेडरिक डोगलास कहते हैं कि मैंने ये जो मिस्टर प्लमर है इसे देखा है, और मैंने देखा कि मैंने एक बार ऐसा भी देखा था कि मुझे पता है कि जो ये प्लमर था एक बार अपने किसी गुलाम की गर्दन काट दी थी, जिससे इस इतनी बुरी तरह से उसने गर्दन काटी थी कि जो फ्रेडरिक डोगलास का जो मास्टर है यानी मिस्टर एंथोनी है वो भी गुस्सा हो गया था मिस्टर प्लमर पे, और मिस्टर प्लमर को मेरे मालिक ने धमकी भी दी थी कि तुम सिर्फ अपना काम करो और अपने काम से काम रखो, ठीक है? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कोड़े से पनिशमेंट दूंगा। मास्टर हाउएवर वाज नॉट अ ह्यूमन स्लेव होल्डर, और ये जो फ्रेडरिक डोगलास का जो मालिक था वो भी कहीं कम दरिंदा नहीं था। ये भी एक तरीके से प्लम्बर की तरह ही दरिंदा था। इट रिक्वायर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी बार्बरिटी। बार्बरिटी का मतलब होता है यहाँ पर जंगलीपना, ठीक है? यानी जो दरिंदगी बोलते हैं हम लोग बार्बरिटी। बार्बरिटी का मतलब होता है ऐसे इंसान जो समाज में रहने के लायक नहीं है और जिसे इंसान भी नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि एक तरीके से वो सीखे पढ़े लोग नहीं होते और जंगली जैसे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को बार्बरिटी कहा जाता है। ऑन द पार्ट ऑफ एन ओवरसियर टू अफेक्ट हिम, ही वॉज अ क्रूअल मैन हार्डन्ड बाय लॉन्ग लाइफ ऑफ स्लेव होल्डिंग। कौन क्रूअल था? जो मालिक था मिस्टर एंटोनी, वो इतना क्रूअल था, इतना दरिंदा था, इतना कठोर था, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो मालिक बना था और काफ़ी अरसे से ये काम लोगों से ले रहा था, गुलामों से ले रहा था। उस वजह से उसका जो दिल था वो काफ़ी सख्त हो चुका था। He would at times seem to take great pleasure in whipping a slave. I have often been awakened at the dawn of the day by the most heart-rending shrieks. Heart-rending का मतलब होता है दिल दहला देने वाला, ठीक है? और shrieks का मतलब होता है चीख पुकार। Of an own aunt of mine whom he used to tie up to a joist and whip upon her naked back till she was literally covered with blood. देखो कितनी दरिंदगी यहाँ बताई गई है मालिक लोगों के बारे में। जो व्हाइट मैन थे वो भी कम दरिंदे नहीं थे, और यहाँ पर जो एंथोनी और प्लमर है ये दोनों दरिंदे थे। तो ये अपने मालिक के बारे में बता रहा था कि ये जो मालिक है वो अपने आंटी, फ्रेडरिक डोगलास अपने आंटी के बारे में बता रहा था। उसकी खुद की जो आंटी थी उसका एक्सपीरियंस बता रहा था। अक्सर फ्रेडरिक डोगलास रात में बिचक कर या सहम कर उठ जाया करता था, उसकी नींद खुल जाती थी जब वो अपने आंटी की आवाज चीख पुकार अपने कानों पर जब उसकी पड़ती थी, जब वो सुनता था ये चीख पुकार, तब वो उठ जाया करता था आधी रात में। और क्या देखता है कि उसका आंटी को एक लकड़ी से बांधा गया है, उसके हाथों को बांधा गया है ऊपर, और उस आंटी की जो नंगी पीठ है उस पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, ठीक है? जिससे उसकी आंटी काफी जोर-जोर से दर्द भरी आवाज में चिल्लाया करती थी। देखो ये सब जब मैं खुद पढ़ रहा था तो मुझे
काफ़ी दिल मेरा नाराज़ हो गया जब मैंने ये पढ़ा कि यार पहले के ज़माने के जो जो गुलाम थे उनको इतनी सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी। कैसे लोग होंगे वो दरिंदे होंगे। पता नहीं वो कहाँ जाकर कौन से जहन्नुम में जाकर वो जो उनके मालिक है वो अपना हिसाब-किताब देंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उसकी जो आंटी थी इस तरह से तकलीफ़ उठाया करती थी और उसे उसकी जो नंगी पीठ पर कोड़े इतने बरसाए जाते थे जब तक उसकी पूरी जो पीठ है वो खून से लथपथ नहीं हो जाती थी। पूरी तरह से उसकी जो पीठ थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खून से भरी हुई रहती थी। जहाँ एक जगह भी खाली नहीं रहती थी जहाँ उस खून से भरा हुआ नहीं रहता था। तो आप इमेजिन करो शी वॉज़ लिटरली कवर्ड विद ब्लड यानी कि वो पूरी तरह से उसका जो बदन था वो पूरी तरह से उसके खून से लिपटा हुआ रहता था और लथपथ थी वो पूरी खून से। नो वर्ड्स, नो टीयर्स, नो प्रेयर्स फ्रॉम हिज गोरी विक्टिम seemed to move his iron heart from his bloody purpose। तो अक्सर देखा गया है कि जब गुलाम इस तरह से मार खा रहे होते हैं तो वो चीख पुकार करते हैं, चिल्लाते हैं और रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं। तो इस तरह का जो तड़पना है, रोना है और चीख-पुकार करना, दुआ करना ऊपर वाले से, ये सारी चीज़ें ये जो आँसू निकालते हैं, जो रोते हैं, जो आँसू उनके टपकते हैं उनके आँखों से, ये सारी चीज़ें एक कठोर दिल मालिक का दिल नहीं बदल सकते, ठीक है? The louder she screamed, the harder he whipped, and where the blood ran fastest, there he whipped longest. He would whip her to make her scream, and whip her to make her hush, and not until overcome by fatigue would he cease का मतलब रुक जाना, to swing the blood clotted cow skin. It was most terrible spectacle. Terrible spectacle मतलब एक दिल दहला देने वाला और एक झिंझोर देने वाला जो नज़ारा, स्पेक्टिकल का मतलब होता है नज़ारा यहाँ पर। तो कहा जाता है कि जो आंटी थी अगर वो चिल्लाएगी तो जितना ज़्यादा चिल्लाएगी उतना ज़्यादा ज़ोर से वो जो मालिक है वो उसे मारता था और वो ठीक उसी जगह मारता था जहाँ पर उसे पहले मारा है और जहाँ पर खून ज़्यादा बह रहा है वहाँ पर वो ज़्यादा मारता था। वो ऐसा क्यों करता था? क्योंकि एक शर्त थी कि अगर गुलाम मार खाते वक़्त अगर चिल्लाया तो उसे ज़्यादा मार पड़ती थी। ताकि चिल्ला सके जब गुलाम चिल्ला सके इसलिए उसका जो मालिक है वो उसे और मारता था। इस तरह से काफ़ी तकलीफ़ दी गई है गुलामों को, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। He would whip her to make her scream ताकि वो चिल्लाए, वो जो मालिक है उसे और मारा करता था ज़ोर-ज़ोर से। And whip her to make her hush and until overcome by fatigue, fatigue मतलब थक जाना, ठीक है? तो उसका जो मालिक है, वो तब तक उसे मारा करता था, जब तक वो मालिक खुद मार-मार कर थक नहीं जाता था। और उसका जो कोड़ा है, यानी उसका जो चाबुक है, वो पूरी तरह से गुलाम के खून में डूब नहीं जाता था या गुलाम के खून में पूरी तरह से भीग नहीं जाता था उसका जो चाबुक था, तब तक उसे मारा जाता था। इट वॉज़ मोस्ट टेरेबल स्पेक्टेकल फ्रॉम माई अर्लीस्ट रिकलेक्शन। रिकलेक्शन का मतलब होता है यहाँ पर मेमोरी। फ्रॉम माई अर्लीस्ट रिकलेक्शन आई डेट the entertainment of a deep conviction that slavery would not always be able to hold me within its full embrace and in the darkest hours of my career in slavery। फ्रेडरिक डोगलास कहते हैं कि अगर मैं अपने पुराने गुलामी के जो दौर थे वो अगर मैं याद करूँ तो उस वक्त मुझे अच्छी तरह से पता था कि ये जो गुलामी है वो ज़्यादा दिन तक मुझे रोक कर नहीं रख सकती। ये ज़्यादा दिन तक मुझे अपने चंगुल में नहीं रख सकते और एक ना एक दिन तो मैं इस गुलामी के चंगुल से आज़ाद हो जाऊंगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि मैं एक दिन आज़ाद हो जाऊंगा। दिस लिविंग वर्ड ऑफ फेथ एंड स्पिरिट ऑफ होप डिपार्टेड नॉट फ्रॉम मी। और ये जो उम्मीद थी जो मेरे अंदर थी वो मुझसे अलग नहीं हुई और मुझसे दूर नहीं हुई। मैं पूरी तरह से जानता था कि एक ना एक दिन तो मैं इस गुलामी से आज़ादी पाऊंगा। बट रिमेन लाइक मिनिस्टरिंग एंजल्स टू cheer me through the gloom। This good spirit was from God and to him I offer thanksgiving and praise। तो आखिर में जो फेड्रिक डोगलास है वो जो ऊपर वाला है उसे शुक्र अदा करता है कि ऊपर वाले ने उसे ताकत दी ये सारे चीजें झेलने के लिए। और यहाँ पर और एक चीज है दिस गुड स्पिरिट। यहाँ पर स्पिरिट का दो मायने हम लोग ले सकते हैं। पहला तो ये है कि स्पिरिट का मतलब होता है जो पॉजिटिव सोच होती है उसे स्पिरिट कहते हैं और दूसरा मायने जो स्पिरिट के होते हैं वो होते हैं कि जो ऊपर वाले की तरफ से जो भेजे जाने वाले जो फरिश्ते होते हैं उसे भी स्पिरिट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये मायने लेंगे कि जो ऊपर वाले की तरफ से जो भेजे गए जो फरिश्ते थे वो फेड्रिक डोगलास को
मदद कर रहे थे इस चंगुल से बाहर निकलने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जो पार्ट 3 है समझ में आ गया होगा, और आगे आने वाले जितने भी लेसन्स हैं वो देखने के लिए आप लोग बने रहे बिग इंग्लिश क्लासेस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।